वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2022 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है साइमन डेनियल, जो एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है। कहानी की समरी ये है कि हमारा हीरो एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है और उसी तरह हमारा हीरो का फ्रेंड एक खजाने को ढूंढने के लिए एक स्टेट पर गया होता है। वो मिसिंग हो जाता है। अब हमारा हीरो अपने फ्रेंड को और उसी तरह उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए ये भी उस स्टेट जाता है। और लोगों का कहना है कि उस बंगलो में एक बच्ची और उसकी माँ की आत्मा है। तो हमारे हीरो के सामने कुछ अजीब अजीब से इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। क्या फाइनली हमारा हीरो इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाया या नहीं, इसी बेस पर है इस मूवी की कहानी। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है 1940 केरला के अनामले नाम के एक छोटे से गाँव से। एक बहुत बड़े बंगलो में एक फॉरेन वाइफ एंड हस्बैंड रहते हैं। बंदी का नाम होता है मार्गरेट और इन दोनों की एक क्यूट सी बेटी होती है। इसका नाम होता है कैथरीन। आपके मन में यही सवाल पैदा हुआ ना कि मियाँ बीवी गोरे है तो बच्ची काली क्यों है। एक्चुअली इन दोनों ने एक इंडियन बच्ची को गोद लिया होता है। खैर एक दिन जब कैथरीन और उसकी माँ मार्गरेट खेल रहे होते हैं तो कोई कैथरीन को उठा ले जाता है। ये जानने के बाद बेचारी मार्गरेट और उसका हस्बैंड बहुत रोने लगते हैं। काफी दिनों तक मार्गरेट उसी बंगलो में रहते हुए अपनी बेटी के वापस आने का इंतजार करती रहती है। खैर उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारे हीरो साइमन को दिखाया जाता है। साइमन एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है। फिलहाल साइमन एक डायमंड की टेस्टिंग करते रहता है। मतलब देखकर ही पहचान लेता है कि ये डायमंड असली है या नकली है। एक्चुअली दूसरा बंदा साइमन को यहाँ पर ले आता है डायमंड को खरीदने के लिए। डायमंड की टेस्ट करने के बाद साइमन उस बंदे से कहने लगता है कि तुम बेझिझक उस डायमंड को खरीद सकते हो, मार्केट में उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। तो उसी तरह से वो बंदा डीलर के पास जाकर थोड़ा बहुत प्राइस डील करके उस डायमंड को खरीद लेता है ताकि ये मार्केट में ज्यादा प्राइस में बेच सके। अब वो बंदा भी पैसे लेने के बाद वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद साइमन का जो बंदा है ना, वो डायमंड को हाथ में लेकर बहुत खुश होने लगता है कि अब तो मेरे हाथ में पैसे ही पैसे है। तभी साइमन दूर से ही इस डायमंड को देखकर पहचान लेता है कि ये डायमंड नकली है। फटाफट से उस बंदे को पकड़कर बहुत मारने पीटने लगता है। सो ये बंदा बताने लगता है कि इसकी बैग में 2 डायमंड्स है, एक नकली एक असली। दिखाने में तो ये असली दिखा था लेकिन देने में बेचने में नकली भेजा। खैर उसके बाद साइमन अपने मास्टर के पास जाता है जिसका नाम होता है दिवाकर। दिवाकर के 2 प्रिय शिष्य होते हैं, उनमें से एक साइमन होता है और दूसरा संतोष। दिवाकर साइमन और संतोष को अपने बच्चों की तरह देख रहा होता है। अब साइमन को यहाँ पर बुलाने की वजह बताने लगता है कि कुछ दिनों पहले पुलिस वालों ने मुझे कॉल किया, कहने लगे थे कि संतोष मिसिंग है। साइमन भी कहने लगता है कि कुछ दिनों पहले ही मेरी उससे बात हुई थी, आखिरकार कहाँ गया वो। दिवाकर कहने लगता है कि संतोष अन्नामलई गया था। उस गांव में एक स्टेट है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बंगला है। 1940 में वो बंगला एक ब्रिटिश वाइफ एंड हस्बैंड का था। जब उन दोनों की संतान नहीं हुई, इन दोनों ने एक इंडियन छोटी बच्ची को गोद लिया, उसी का नाम रखा कैथरीन। वो वाइफ एंड हस्बैंड अपनी बच्ची कैथरीन को बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन किसी ने कैथरीन को अगवा कर लिया, जिसकी वजह से बेचारी मार्गरेट टूट के बिखर गई। बहुत सालों तक अपनी बेटी का इंतजार करती रही लेकिन इसकी बेटी वापस आई ही नहीं। अब मार्गरेट का माहौल बदलने के लिए मार्गरेट का हस्बैंड इंग्लैंड जाने का डिसाइड कर लिया, लेकिन मार्गरेट ने वापस जाते समय अपनी बेटी के लिए एक ट्रेजर छोड़कर गई। उसी ट्रेजर को फाइंड आउट करने के लिए, कैथरीन के बारे में पता करने के लिए संतोष वहाँ पर गया। जस्ट कुछ दिनों पहले ही संतोष से मुझे कॉल आया कि उसने ट्रेजर को फाइंड आउट कर लिया। अब बस थोड़ा सा सफर है, लेकिन इसी दरमियान में पता नहीं संतोष के साथ क्या हुआ। पुलिस की तरफ से कॉल आया, वो मिसिंग है। अब साइमन तुम उस बंगलो जाकर, उस स्टेज जाकर संतोष को क्या हुआ वो पता करो। उसी के साथ साथ उस ट्रेजर के बारे में भी पता करो कि मार्गरेट ने कैथरीन के लिए ऐसा कौन सा ट्रेजर छोड़ के गई थी। और हाँ याद रखना, लोगों का कहना है कि उस बंगलो में कैथरीन और मार्गरेट की आत्मा घूमती है। सो इस तरह से दिवाकर साइमन को और थोड़ी चीजें बताने पर साइमन अन्नामलई जाने लगता है उस बंगलो। थोड़ी दूर आने के बाद साइमन को विनोद नाम का एक बंदा नजर आता है। कहने लगता है कि मुझे अन्नामलई गेस्ट हाउस जाना है। विनोद कहने लगता है अरे सर वो गेस्ट हाउस तो खाली है, मैं आपको दूसरे होटल में ले चलता हूँ। लेकिन साइमन यही कहने लगता है नहीं, मुझे उसी गेस्ट हाउस में रुकना है। सो विनोद साइमन को लेकर एक छोटे से होटल में आता है। इस होटल को चलाने वाली का नाम होता है सीता। इसी के पास उस गेस्ट हाउस के चाबियां होती है और एक्चुअली इस गेस्ट हाउस के ओनर का नाम होता है मैथ्यू। खैर यहाँ आने के बाद जब साइमन ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहा होता है तो इसके पास वर्षा नाम की एक लड़की और नंदू नाम का एक छोटा बच्चा आता है। वर्षा कहने लगती है अच्छा वो तुम ही हो क्या जो उस गेस्ट हाउस में रुकने के लिए आए हो। साइमन कहने लगता है हाँ। वर्षा कहने लगती है कि मैंने सुना है कि उस बंगलो में भूत है, उस गोरी मैम की और उसकी बच्ची की।
कुछ दिनों पहले उस बंगलो में कुछ गेस्ट रुकने के लिए आए थे। उन्होंने उन दोनों आत्माओं को देखा और 4 महीनों पहले तो एक फैमिली तो टोटली मिसिंग हो गई। लेकिन साइमन इसकी बातों को लाइटली लेने लगता है। दूसरे सीन में हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका नाम है स्टेला। जब साइमन उस बंगलो जा रहा होता है, साइमन की नजर स्टेला पर पड़ती है। स्टेला फिलहाल एक फोटोग्राफर होती है, किसी डॉक्यूमेंट्री का काम करती रहती है। तो कुछ सेकंड के लिए इन दोनों में नैन में टक्का चलने लगता है। उसके बाद जब साइमन बंगलो आने पर विनोद और उसकी बहन इस बंगलो की साफ सफाई करते रहते हैं, क्योंकि पिछले 6 महीनों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया। और उसी तरह साइमन विनोद को खोपचे में बुलाकर स्टेला के बारे में पूछने लगता है, मतलब वो लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, कहाँ पर स्टे किया है। तो उसी तरह से विनोद स्टेला के बारे में साइमन को बताने लगता है। खैर रात होने के बाद जब साइमन आग के सामने बैठकर बस ऐसे ही चिल करता रहता है, तो थोड़ी देर के बाद साइमन को बंगलो के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। साइमन फटाफट से अपना नाइट विजन स्पेक्ट्स लेकर बाहर देखने लगता है, लेकिन साइमन को बाहर जंगली जानवरों की सिवा कोई भी नजर नहीं आता। सुबह होने के बाद जब साइमन बस ऐसे ही जॉगिंग करते रहता है, तो इसके सामने स्टेला आती है। साइमन अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और उसी तरह स्टेला से बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन स्टेला साइमन को इतना भाव नहीं देती, बस अपना नाम वगैरह बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद साइमन जब वापस अपने गेस्ट हाउस आता है, तो उसके गेस्ट हाउस के पास कुछ पुलिस वाले आए होते हैं। एक पुलिस वाला साइमन को वार्न करने लगता है कि आप यहाँ पर क्यों रुके, ये बहुत ही खतरनाक गेस्ट हाउस है। जो कोई भी इस गेस्ट हाउस में रुकने के लिए आया वो या तो मिसिंग हो गया या तो फिर डरकर भाग गया। लेकिन साइमन पुलिस वाले की बातों को भी लाइटली लेने लगता है कि इंडिया में काफी सारे लोग मिसिंग होते हैं, आप फिक्र मत करिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। पुलिस वाले जाने के बाद यहाँ पर इस बंगलो का ओनर मैथ्यू आता है। बात यह है कि मैथ्यू के दादा ने इस बंगलो को उस फॉरेन कपल से खरीदा था। अब मैथ्यू इस बंगलो की केयरिंग नहीं करना चाहता, इसलिए इसको बेचने की सोचता है। अब साइमन यही बहाना बनाकर यहाँ पर आया होता है कि ये बंगलो को खरीदेगा। खरीदने से पहले कुछ दिन रहना चाहता है। मैथ्यू जाने के बाद साइमन विनोद से मैथ्यू के बारे में पूछने लगता है कि वो कैसा बंदा है। विनोद कहने लगता है कि वो बहुत ही डेंजरस बंदा है, इस गांव में ही बहुत बड़ा पैसे वाला है, अब ये इलेक्शंस में भी खड़ा होना चाहता है, जो कोई भी इसके रास्ते में आता वो बंदा मिस होते रहता है। खैर रात होने के बाद जब साइमन अपने कमरे में सो रहा होता है, तो ऊपर वाले कमरे में इसको कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। ऐसा लगता है कोई इसकी सीलिंग को मार रहा है। साइमन धीरे धीरे टॉर्चलाइट लेकर ऊपर वाले कमरे में जाता है, तो यहाँ पर और कुछ नहीं, एक चमगादड़ लटक रहा होता है। खैर नीचे आकर जब साइमन की नजर बंगलो के बाहर स्टोर के ऊपर पड़ती है, तो स्टोर के पास एक छोटी बच्ची खड़ी होती है। जब साइमन उस स्टोर के पास जाने ही वाला होता है, तो वो बच्ची गायब हो जाती है और पलट कर दोबारा जब बंगलो की तरफ देखता है तो एक लड़की को देखता है। खैर जो भी हो, जब साइमन उस स्टोर के पास जाता है तो उस कमरे को ताला लगा हुआ होता है। दूसरे दिन साइमन रेडी शेडी होकर स्टेला के पास जाता है। वहाँ पर ऑलरेडी वर्षा होती है। स्टेला से रिक्वेस्ट करने लगता है कि हम बाहर घूमने चलें, तो स्टेला भी मान जाने की वजह से साइमन, स्टेला, वर्षा, विनोद ये इस गाँव को घूमने लगते हैं। इसी दरमियान में साइमन और स्टेला की अच्छी खासी दोस्ती भी होने लगती है। रात होने के बाद साइमन बिना सोए दरवाजे के पास ही चेयर पर बैठा रहता है। देखते ही देखते ऐसे ही सो जाता है। तभी हम ये देखते हैं कि इस बंगलो में 2 लोगों की आत्मा है, एक छोटी बच्ची की और एक बड़ी लड़की की। अपने आप उस बंगलो के दरवाजे, विंडोज ओपन होने लगते हैं। तभी अचानक से साइमन उस छोटी बच्ची को पकड़ लेता है। इस बच्ची को पकड़ते ही एक अनजान बंदा साइमन को लात मारकर उस बच्ची को उठा ले जाता है। साइमन उस बंदे को फॉलो करने लगता है। वो बंदा इस बच्ची को लेकर वो स्टोर रूम में जाने लगता है, तो साइमन भी उस बंदे को नहीं छोड़ता, स्टोर रूम में जाता है। ये भी स्टोर रूम में आने के बाद वो अनजान बंदा साइमन पर हमला करने लगता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। फाइनली साइमन उस बंदे का मास्क हटा देता है, तो वो बंदा और कोई नहीं विनोद होता है, और वो बच्ची और कोई नहीं, वो छोटा बच्चा नंदू होता है, जो छोटी बच्ची के गेटअप में होता है। लड़की और कोई नहीं वर्षा होती है। तो उसके बाद साइमन इन दोनों से यही बात पूछने लगता है कि तुम तीनों ने मिलकर ये नाटक क्यों किया। तो विनोद कहने लगता है कि सर मेरी दादी 1940s में इस बंगलो में काम किया करती थी। मार्गरेट मैडम को कोई भी संतान ना होने की वजह से उन्होंने एक इंडियन लड़की को गोद लिया, लेकिन एक दिन इनकी बच्ची कैथरीन गायब हो गई, किसी ने किडनैप कर लिया। काफी सालों तक मार्गरेट मैडम अपनी बेटी का इंतजार करती रही, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं रहा। इंग्लैंड वापस जाने से पहले मार्गरेट मैडम ने मेरी दादी को ये कहा कि जब मेरी बेटी वापस इस बंगलो आएगी तो ये बंगलो उसका ही है, तुम इसकी हिफाजत करना। मेरी दादी मरने के बाद वो प्रॉमिस मैं पूरा कर रहा हूँ, मैं कैथरीन का इंतजार कर रहा हूँ। इस तरह से जब बात हो रही होती है तो कमरे के बाहर कोई इन लोगों को झांक रहा होता है। खास के बाद साइमन पूछने लगता है क्या तुम लोगों ने संतोष को भी ऐसे ही डराया था। विनोद कहने लगता है नहीं सर, संतोष तो बंगलो खरीदने के लिए नहीं आया था,
जो कोई भी इस गेस्ट हाउस को खरीदने के लिए आता, हम लोग उन लोगों को डरा धमकाकर यहाँ से भगा देते हैं। संतोष सर यहाँ पर आने के बाद कैथरीन के बारे में पूछा। मुझे जो पता थी वो सारी बात बता दिया। और इसी तरह मार्गरेट मैडम ने अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट और एक लेटर भी छोड़कर गई। ऐसा कहते हुए विनोद उन दोनों चीजों को साइमन को दिखाने लगता है। तो उस गिफ्ट बॉक्स में एक बुल मतलब एक भैंस की छोटी सी स्टैचू होती है। खैर सुबह होने के बाद साइमन दोबारा इसी स्टोर रूम में आता है और कुछ क्लूज को ढूंढने के लिए। स्टोर रूम में तलाशी लेने पर इसको एक बड़ा सा बक्सा मिलता है और इस बक्से को ओपन करने पर इस बक्से में वो बच्ची कैथरीन के रिलेटेड कुछ सामान होते हैं। उसके बाद साइमन अपने रूम आकर इस लेटर को पढ़ने लगता है। तो मार्गरेट अपनी बेटी को कितना मिस कर रही होती है वो इस लेटर में लिखा होता है। और इसी तरह ये भी लिखती है कि कैथरीन तुम मुझे हमेशा नजर आती हो, मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम उस पेड़ के नीचे बैठकर खेल रही हो। तो साइमन भी इस तरह से फील होकर उस छोटे से पेड़ के पास जाता है जहाँ पर हमेशा कैथरीन बैठती है। और यहाँ पर एक और बात यह है कि इसी जगह से कैथरीन मिस हो गई थी। सो इस पेड़ के पास इसको कुछ अजीब की चीजें नजर आती है। तो इस दीवार में से जब पत्थर हटाता है तो इसमें एक छोटा सा बक्सा होता है और ये छोटा सा बक्सा भी कैथरीन का ही होता है जब बचपन में कैथरीन ने यहाँ पर छुपाया था। इस बक्से को ओपन करने पर कुछ म्यूजिक के रिदम्स होते हैं, कुछ छोटे मोटे खिलौने होते हैं और इसी तरह एक छोटे से पेपर में फॉलो मी बोलकर भी लिखा होता है। इस हैंडराइटिंग को देखकर साइमन यही सोचने लगता है कि संतोष ने इस बक्से को फाइंड आउट किया, लेकिन दोबारा संतोष ने इस बक्से को इसी जगह पर क्यों रख दिया, किस लिए रखा। मतलब फॉलो मी की चिट्ठी संतोष ने लिखा होता है, ना ही कि कैथरीन ने। खैर दूसरे दिन सुबह सवेरे जब साइमन जॉगिंग कर रहा होता है तो इसको किसी जगह पर कुछ अजीब के पौधे नजर आते हैं। साइमन फटाफट से वहाँ पर जाकर वहाँ की मिट्टी को टेस्ट करने लगता है। टेस्ट करने के बाद साइमन पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाता है, कहने लगता है कि यहाँ पर खुदाई करो। खुदाई करने पर पुलिस वालों को यहाँ पर संतोष की डेड बॉडी मिलती है। उसी वक्त साइमन अपने मास्टर को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि संतोष अब इस दुनिया में नहीं रहा मास्टर। उसके बाद पुलिस वाला साइमन को पुलिस स्टेशन बुलाकर यही बात पूछने लगता है कि आपको कैसे पता चला कि वहाँ पर डेड बॉडी है। साइमन कहने लगता है कि सर मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, हर एक कोने कोने की जांच करते हैं हम लोग। जहाँ पर भी डेड बॉडी दफनाई जाती है तो वहाँ पर कुछ अजीब के पौधे उगने लगते हैं और उसी तरह उस जगह पर कुछ इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं। यहाँ आने के बाद मैं इसी की तलाश में था। संतोष को पानी में डाल दिया होगा या तो फिर दफनाया होगा, तो मेरा शक सही निकला। उसके बाद पुलिस वाला कहने लगता है कि संतोष के डेड बॉडी के ऊपर एक लेडी के हेयर सैंपल्स पाए गए। खैर दूसरे दिन जब साइमन अपने बंगलों में होकर कुछ ऐसे ही पजल्स को सॉल्व करते रहता है तो वर्षा इसके लिए ब्रेकफास्ट लाती है। ब्रेकफास्ट देकर जब वहाँ से जा रही होती है तो विनोद वर्षा से यही सवाल पूछने लगता है कि तुम बार बार उस बंगलो क्यों जा रही हो, साइमन से क्यों बात कर रही हो। वर्षा भी विनोद को बहुत डांटने लगती है कि मेरी मर्जी है, मैं जो कुछ भी करूँ तुमको क्या, तुम अपना काम करो बस। थोड़ी देर के बाद स्टेला अपना बोरिया बिस्तर बांधकर साइमन के गेस्ट हाउस पर आती है, मतलब यहाँ पर रुकने के लिए। रात होने के बाद साइमन और स्टेला हल्के से ड्रिंक करते हुए डांस भी करने लगते हैं। आधी रात को जब स्टेला सो रही होती है तो उसके कमरे के बाहर कोई होता है, कोई परछाई नजर आती है इसको। स्टेला फटाक से डर के मारे साइमन के कमरे में आकर इसके बगल में सो जाती है। सुबह होने के बाद स्टेला साइमन से यही बात कहने लगती है कि एक रात मैं यहाँ पर नहीं रह सकी, तुम इतनी रातों तो कैसे चैन से सो रहे हो। रात को मुझे ऐसा लगा कोई मुझे फॉलो कर रहा है। साइमन कहने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारा इल्यूजन है, जो तुम्हारे दिमाग में चलता है वही नजर आता है। ऐसा कहते हुए साइमन स्टेला को उसका लॉकेट देने लगता है जो इसने गवा दिया था। जब स्टेला इस लॉकेट को ओपन करती है तो इसमें मार्गरेट और कैथरीन होते हैं। बाद में स्टेला साइमन को अपना सच बताने लगती है कि कैथरीन और कोई नहीं मेरी दादी है। कैथरीन के असली माँ बाप की फाइनेंशियल हालत ठीक ना होने की वजह से उसके माँ बाप ने कैथरीन को मार्गरेट को दे दिया। जब कैथरीन की असली माँ अपनी बेटी को मिस करने लगी तो कैथरीन की असली माँ ने ही कैथरीन को अपहरण कर लिया। कुछ दिनों तक कैथरीन की फैमिली दूसरे गांव में रहने लगे। उसके बाद इनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गए। मेरी दादी कैथरीन मरने से पहले अपनी कहानी सुनाकर मुझे ये लॉकेट दिया। उस कहानी को फील करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ आने के बाद पता चला कि अब ये बंगलो मैथ्यू का है। मैथ्यू के दादा ने उस बंगलो को खरीदा नहीं था, बस हड़प लिया था। खैर रात होने के बाद साइमन और स्टेला सीतामा के होटल जाकर ऐसे ही डिनर करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर वर्षा आती है। बातों ही बातों में ये कहने लगती है कि कल ये दूसरे गांव जाने वाली है, इसकी कॉलेज स्टार्ट हो चुकी है। और जाते जाते साइमन से ये भी कहने लगती है कि आपने पूछा था ना कि मैंने संतोष को देखा या नहीं। हाँ, मैंने संतोष को देखा था। यह सुनने के बाद साइमन शॉक में रह जाता है। खैर वापस बंगलो आने के बाद साइमन बस ऐसे ही गिटार प्ले करते रहता है। जो कैथरीन ने लिखा था वो ट्यून को प्ले करते रहता है। वही सेम ट्यून बड़ी वाली वॉच में प्ले होती रहती है।
जब साइमन इस बड़ी वाली वॉच को चेक करता है तो इसके नीचे एक छोटी सी किताब और उसके साथ एक चाबी लगी होती है। ये किताब भी बच्ची कैथरीन की होती है। इस किताब में कैथरीन ने कुछ स्केचेस को ड्रॉ करके रखा होता है और इसी किताब के एक पन्ने पर दोबारा फॉलो मी बोल के लिखा होता है। समझ जाता है संतोष ने लिखा। उस छोटी सी किताब में एक पेंटिंग होती है और वही सेम पेंटिंग इस बंगलो में होती है और उस पेंटिंग में एक बंदा अपनी लेफ्ट साइड पॉइंटिंग करते रहता है और इसके लेफ्ट साइड वही वॉच होती है, लेकिन दोबारा वॉच में चेक करने पर कुछ भी नजर नहीं आता। उसके बाद साइमन और स्टेला थोड़ा बहुत कांड करने लगते हैं और इन दोनों को कांड करता हुआ बाहर से एक बंदा देखने लगता है। साइमन इस बंदे को देखकर फटाफट से बाहर जाकर उसको फॉलो करने लगता है। एक्चुअली बहुत टाइम से ये बंदा साइमन को फॉलो करते रहता है। साइमन उस बंदे का पीछा करने पर वो बंदा तो साइमन के हाथ नहीं लगता। सुबह होने के बाद स्टेला साइमन से यही पूछने लगती है कि वो बंदा कौन था। साइमन कहने लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये बात जरूर पता है कि जब तक मैं ट्रेजर को पहचान नहीं लेता वो बंदा मुझे मारेगा नहीं। वो बंदा कैथरीन के खजाने को हासिल करना चाहता है। तभी उसी वक्त मैथ्यू अपने आदमियों के साथ यहाँ पर आता है। साइमन और स्टेला को बहुत डांटने लगता है कि अगर तुम बंगलो खरीदना नहीं चाहते तो फटाफट से यहाँ से निकल जाओ। तुम दोनों की रोमांस की जगह नहीं है ये। कल तक ये बंगलो खाली करना होगा तुम दोनों को। उसके बाद साइमन अब तक जो क्लूज मिले उन क्लूज को सॉल्व करने की कोशिश करने लगता है उस खजाने को ढूंढने के लिए। इसी दरमियान में साइमन एक पानी के ग्लास के रिफ्लेक्शन को देखता है। मतलब पानी के ग्लास में उस तरफ की चीजें उल्टी नजर आती है ना। तो साइमन एक ग्लास में पानी भरकर उस पेंटिंग के सामने रखने पर अब उस पेंटिंग में का बंदा अपने राइट साइड पॉइंटिंग करते रहता है। मतलब लेफ्ट साइड का पोजीशन राइट साइड में बदल जाता है। तो राइट साइड में एक छोटी सी अलमारी होती है। साइमन को एक छोटी सी चाबी मिली थी ना एक किताब के साथ। इस चाबी से ओपन करने पर वो छोटी सी अलमारी ओपन हो जाती है और इस अलमारी के अंदर इस बंगलो का मैप होता है और इत्तेफाक से इस मैप में मैथ्यू का घर भी होता है। सोचने लगता है कि इस मैप में मैथ्यू का घर क्यों है। तो जब मैथ्यू अपने घर में मौजूद नहीं होता साइमन स्टेला चोरी चुपके उस रूम में जाते हैं। एक्चुअली वो एक प्रेयर रूम होती है और इस प्रेयर रूम में जो स्टैचू होती है यही स्टैचू कैथरीन की किताब में भी होती है जो इसने पेंटिंग किया था। जब ये दोनों स्टैचू को हटाते हैं तो इसके नीचे एक छोटी सी गुफा होती है। तो ये दोनों उस गुफा के अंदर जाकर थोड़ा बहुत सर्चिंग वगैरह करने लगते हैं। तो साइमन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस कीमती गिफ्ट को फाइंड आउट कर ही लेता है। वो एक छोटा सा बॉक्स होता है और उस बॉक्स में एक बहुत ही कीमती हीरा होता है, डायमंड। उसी वक्त स्टेला अपने बालों से एक इंजेक्शन निकालकर साइमन पर हमला करने की कोशिश करने लगती है। यह पर हमको एक और बात पता चलती है कि स्टेला ने ही संतोष को भी मारा था। ऐसे ही प्रेजेंट पर साइमन स्टेला का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है कि अगर तुम कैथरीन की वारिस हो इस डायमंड को मांगने पर मैं तुमको चुपचाप दे देता। मुझे मारने की क्या जरूरत है, कौन हो तुम। तभी स्टेला साइमन को धक्का देकर उस हीरे के साथ बाहर भाग जाती है, इसको अंदर लॉक करके। साइमन बहुत ही मुश्किल के साथ इस कमरे से इस टनल से बाहर आता है तो ये देखता है कि बाहर मैथ्यू और उसके आदमी खड़े होते हैं। साइमन से फाइट करने लगते हैं। फाइनली साइमन मैथ्यू को पकड़कर यही बात कहने लगता है कि संतोष को स्टेला ने मारा, तुम्हारे ऊपर कोई भी केस नहीं, अब मुझे जाने दो, मुझे स्टेला को पकड़ना होगा। इस तरह से फटाफट से बाहर जाकर स्टेला को फाइंड आउट करने लगता है। तभी साइमन के ऊपर वो बंदा हमला करने लगता है जो एक रात आया था ना। एक्चुअली स्टेला और इसी बंदे ने मिलकर संतोष को मारा, उसकी लाश को दफना दी और अब यही दोनों साइमन को मारने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेला ने संतोष को भी अपने प्यार की जाल में फंसाया और फॉलो मी बोलकर क्लूज संतोष ने नहीं बल्कि स्टेला ने छोड़ा था। प्रेजेंट डे पर स्टेला साइमन पर हमला करने लगती है, लेकिन साइमन स्टेला और उस बंदे को मार पीट कर एक पेड़ से बांधकर वहाँ से चला जाता है। अब इस मूवी का एंडिंग डायरेक्टर ने थोड़ा क्लियर नहीं किया कि असल में स्टेला कौन है, स्टेला के पास कैथरीन का लॉकेट कैसे आया, क्या स्टेला ने कैथरीन की जो कहानी बताई वो सच है या झूठ है। तो इन सब के बारे में डायरेक्टर ने क्लैरिटी नहीं दी। क्लाइमैक्स को देखकर ये बात पता चलती है कि इस मूवी का दूसरा पार्ट आने वाला है। मूवी में और कुछ डिटेल्स है। एक्चुअली जब संतोष उस खजाने को फाइंड आउट करने के लिए इस बंगलो आया तो एक के बाद एक क्लूज ढूंढते चला गया। अब स्टेला उस खजाने को हासिल करना चाहती थी, इसलिए संतोष के साथ प्यार करने का नाटक किया। लेकिन जब तक संतोष उस खजाने को फाइंड आउट कर लेता स्टेला और उसका बंदा गलती से संतोष को मार देते हैं और संतोष ने जो जो क्लूज को फाइंड आउट किया वो क्लूज उसी जगह पर रख देते हैं ताकि साइमन आकर इन सारे पजल्स को दोबारा सॉल्व करे। तो उसी तरह से होता है।